हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने देखा वी वर डूइंग दिस न्यूमेरिकल, तो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। नाउ आपको मालूम है इंटीग्रल x टू द पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1, तो ये आपको मालूम है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। फॉर एज इट इज इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा, x, क्योंकि आप सभी को मालूम है ये जब हमने इंटीग्रल का वीडियो आपको कराया था तो उसमें बताया था इंटीग्रल dx x, इंटीग्रल dy y, इंटीग्रल dz z, कुछ इस तरह का रूल होता है। तो यहाँ इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा, x लोअर लिमिट अपर लिमिट -2 इंटीग्रल x dx, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो अगर आप इसका अप्लाई करेंगे तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है 1, यहाँ देखिए x की पावर n और x की पावर 1, तो n क्या हो जाएगा 1, यानी 1+1 ओवर 1+1 यानी x²/2, तो दिस विल बिकम x²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट +3, तो इसी तरह से x² dx क्या हो जाएगा, दैट इज 2+1 ओवर 2+1 यानी x³/3। तो जिन बच्चों ने इंटीग्रल का वीडियो देखा था उनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, इसके बाद वी विल अप्लाई द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फॉर, क्या सिखाया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 0 माइनस का 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2 प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 का क्यूब ओवर 2, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 माइनस 0 क्यूब ओवर 3, तो दिस विल बिकम 8 एंड this will become 4 and this will become again 8, so what we got 12 जूल, this is the required answer। तो इसमें मेन बात यही है कि by the help of integral how we can calculate the work, तो यही चीज आपको सीखनी है। Okay students, now we have the two important topic, conservative forces and non-conservative forces। conservative force क्या होते हैं और non-conservative force क्या होते हैं, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि what are conservative forces। तो conservative forces को बताने से पहले मैं यहाँ कुछ करूंगा और आप उसको जरा समझिएगा। देखिए, सपोज ये मेरे पास कोई भी एक लोकेशन A, ओके, इसको ऐसे लेते हैं, ये मैंने कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन लिया, लेट वी हैव अ इंक्लाइन प्लेन, और मैंने बोला A और B, तो ये हमारे पास कोई भी इंक्लाइन प्लेन है A और B, इसके A इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट, और इसकी जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की वो कितनी है x। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, यहां मैंने एक m मास रखा और ये जो इंक्लाइन प्लेन है मान लीजिए कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल फॉरवर्ड करता है। ये इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। तो जरा समझिए, इसका वेट mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो आपको सिखाया कि किसी भी चीज को अगर हम थीटा घुमाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलती है, cos में मिल जाती है। तो mg अगर ऐसे है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, mg cos थीटा, और इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा है ये इस बॉडी को नीचे लेके आएगा। ये हमने आपको इंक्लाइन प्लेन में समझाया था, ऑलरेडी ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस मास को A से B तक कौन लेके आता है, mg sin थीटा, ठीक है। तो जरा वर्क निकालें हम प्यारे बच्चों। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो A से B तक का जो वर्क है, वर्क A टू B, देखिए वर्क
A टू B, हमने A से B तक का वर्क निकालना है, तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो A से B तक कौन लेकर आता है इसको, mg sin थीटा, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना है A से B तक का, x, तो वर्क कितना हो गया, mgx sin थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जब हम इस बॉडी को A से B तक लाते हैं तो हम इतना वर्क करते हैं, ओके। अब इसी सिचुएशन को दोबारा देखिए, A B ये मास हो गया और A से B तक की लेंथ क्या हो गई, x, और यहां हमने ये लिया C। तो पहले तो हम मास को A से B डायरेक्ट लेके आते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल वही थीटा, अब हम मास को दूसरे तरीके से लाएंगे, एक बार A से C लेके चलेंगे और एक बार C से B। आना तो इसको B पे ही है, लेकिन हमने पाथ क्या कर दिया, चेंज। हम इस मास को पहले A से C लेके आएंगे और उसके बाद A से B। चलिए, अगर ये x है तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए x को थीटा घुमाइए तो ये क्या हो जाएगी, x cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, x sin थीटा। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, x sin थीटा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हम वर्क कैसे निकाल रहे हैं। वर्क तो हम A से B ही निकालेंगे, लेकिन उसको हम कैसे कर रहे हैं, पहले A से C लेके जाएंगे और फिर C से B लेकर आएंगे। हमें आना तो A से B है, लेकिन कैसे आ रहे हैं, इस बार हमने पाथ चेंज कर दिया। पहले हम डायरेक्ट आए थे, ठीक है, A से B डायरेक्ट, अब हमने पाथ चेंज कर दिया। तो देखिए A से C पाथ कैसा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप मुझे बताएंगे, जब ये बॉडी A से C आएगी तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। देखिए जब आप इस बॉडी को नीचे लेकर आएंगे तो फोर्स होगा mg, mg तो वर्क करेगा डायरेक्ट नीचे, तो इस केस में फोर्स कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x sin थीटा। तो देखिए और दोनों क्या है, पैरेलल। A से C डिस्प्लेस, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। A से C और mg दोनों क्या है, सेम, यानी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो डायरेक्ट दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x sin थीटा। तो आंसर क्या मिला, mgx sin थीटा। प्लस अब जब ये बॉडी यहां पर आ जाएगा C पर, तो देखिए वेट, फोर्स तो अभी भी नीचे लग रहा है mg, लेकिन अब हम इसको C से B लेके जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो जरा ध्यान देना ये वर्क कैसे निकलेगा, mg, ये तो फोर्स हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, x cos थीटा इनटू cos 90, एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी mgx sin थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये जो पूरा हमने वर्क किया, इसमें हमें एक बात समझ में आ गई, आप चाहे A से B आओ तब भी वर्क ऐसा होगा, और अगर आप अपना पाथ चेंज कर दोगे तब भी वर्क क्या हुआ, सेम हुआ। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि mg कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स, तो नंबर 1 इसकी पहचान क्या है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on path। बात समझ आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये केवल बस इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी को कहां से ले जाना है और कहां पहुंचाना है। तो हमें बॉडी को A से लेके B तक लाना था, तो चाहे आप ये पाथ ले लीजिए, पाथ 1, और चाहे आप ये पाथ ले लीजिए, पाथ 2। कैसे गए, A से C और C से B। तो यहां
ये पाथ और ये पाथ क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या चीज सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। यहां भी हम ए से बी गए और यहां भी हम ए से बी आते हैं। क्लियर हो गया? तो जब कंजर्वेटिव फोर्स केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आपको कहां से जाना है और कहां पहुंचना है, आप पाथ कौन सा लेते हो उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों वही होती है कंजर्वेटिव फोर्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। वो फोर्स जिनका वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल से फाइनल जाने के लिए आप पाथ कौन सा लेते हो उस बात पे वो डिपेंड नहीं करता, यानी नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर आपसे इसका एग्जांपल पूछ ले जाए, क्या पूछ ले जाए प्यारे बच्चों? एग्जांपल कि कंजर्वेटिव के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यही जिसको हमने डिस्कस किया है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह की क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहां इसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये है ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, और एक एग्जांपल ले लीजिए, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताता तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। ऐसे फोर्स जिनका वर्क केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बॉडी को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल और फाइनल तक जाने के लिए आप पाथ कौन सा लेते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? तो ये था प्यारे बच्चों हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में एक बात और बता देते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, वो और समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको लिखने में मजा आएगा। मान लीजिए ये कोई लोकेशन है ए और ये कोई लोकेशन है बी। ये कोई बॉडी है m मास की। ठीक है, तो इसका वेट क्या है, इसका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और a से b तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। तो अगर इस बॉडी को a से b तक आना है, वर्क a to b, तो वो क्या होगा, fd cos थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है। तो फोर्स कितनी है, mg, d कितना है, x, और थीटा कितना है, 0। Why? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, देखिए a से b, और फोर्स भी क्या है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा mgx। चलिए, अब a b, ये बॉडी आ चुकी है अब b पर। बॉडी कहां आ चुकी है, b पर। अब मैं इसको वापस a पर लेके जाना चाहता हूं, यानी जहां से आए थे हम a से b आए, अब वापस a पर जाना चाहते हैं। तो यानी इस वक्त डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, b से a। पहले आप a से b आए थे, तो देखिए x की डायरेक्शन क्या होगी, a से b। अब आप b से a जाना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपवर्ड। लेकिन mg तो हमेशा किधर वर्क करता है, डाउनवर्ड। तो अगर आप वर्क निकालेंगे b से a, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो फोर्स तो कितना है हमारा, mg, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, लेकिन cos थीटा कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि mg और x दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। mg नीचे लग रहा है और x किधर है, ऊपर, तो एंगल कितना हो गया, 180। यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस mgx। क्लियर? और अगर हमसे कहा जाए टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क था a से b प्लस b से a, तो mgx माइनस mgx
इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए जो नेटवर्क होता है, यानी जहां से चले और वहीं आ जाए, इसको बोलते हैं क्लोज पाथ। देखिए, जब भी आप किसी पॉइंट से चले और घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज पाथ। तो कंजर्वेटिव के लिए जो क्लोज पाथ का वर्क होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बॉडी ए से बी गया और बी से ए आया, यानी जहां से चला वहीं आ गया, तो ये क्या कहलाया? क्लोज पाथ। तो एक चीज और याद रखिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज 0। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको आप समझिए। ओके, हमारा टॉपिक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा और आप मुझे उसका सिर्फ समझिए, फीलिंग लीजिए उस चीज की। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक साइकिल है या एक बाइक है, ठीक है, कोई भी ये एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। इसको हमने ए से बी तक लेके जाना, ये साइकिल वाला ए से बी तक जाएगा, ओके। अब अगर मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं यहाँ ए से बी कह देता हूं, ये क्या है? यहां पर है रोड, ये सड़क है, ठीक है, स्मूथ रोड है या स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फाइन, ठीक है, स्मूथ सरफेस। और दूसरा हमने, ये दूसरा है साइकिल वाला, ठीक है, इसको भी ए से बी गया, सेम डिस्टेंस है, ए से बी तक की डिस्टेंस x, ए से बी तक की डिस्टेंस x, ठीक है। लेकिन यहां हमने ले लिया रेत ले लिया, ठीक है, सैंड, ओके। अब मुझे बताइए, जब ये साइकिल वाला ए से बी चलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन। और इस केस में भी ये हो गया केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो केस 2 में भी क्या होगा बताइए? यहां भी एक क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो आप मुझे बताइए किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा? इन विच केस? तो प्यारे बच्चों, एक केस में साइकिल वाला स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, एक दूसरे केस में साइकिल वाला, वही साइकिल वाला उसी डिस्टेंस को रेत पे चलता है। तो मुझे बताइए, जो साइकिल राइडर है ये कब मतलब आसानी से साइकिल चलाएगा और कब दिक्कत आएगी? तो आप एकदम कहेंगे सर फर्स्ट केस में साइकिलिंग इजी होगी और सेकंड केस में साइकिल चलाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मुझे बताइए किस केस में राइडर ज्यादा थक जाएगा? इस केस में, सेकंड केस में जो राइडर है वो जल्दी थक जाएगा। व्हाई? क्योंकि उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। रेत पे साइकिल चलाना मुश्किल होता है, स्मूथ में वो इजीली करेगा। क्लियर हो गया? तो देखिए, यहां साइकिल को ए से बी जाना है और यहां भी साइकिल को ए से बी जाना है, लेकिन वर्क क्या है? सेम है या डिफरेंट है? आप कहेंगे सर वर्क डिफरेंट है, यहां वर्क कम करना पड़ेगा और यहां तो उसके पसीने छूट जाएंगे साइकिल वाले के, यानी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन का वर्क है, देखिए फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव कौन थे? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और नॉन कंजर्वेटिव कौन होते हैं बताइए? जो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ले लीजिए, द वर्क
done by non-conservative force depend on the nature of force। यानी जब फोर्स का नेचर किस बात पे डिपेंड करे, the work done by non-conservative force depend on the nature of path। यानी जब वर्क the work done by non-conservative force depend on the nature of path। जब फोर्स का नेचर पाथ पे डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया? अगर फोर्स का नेचर किस बात पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव, और नहीं करे तो कंजर्वेटिव। अपना पहले वाला टॉपिक। चलिए, तो अगर हम इसके एग्जांपल आपसे पूछ ले नॉन कंजर्वेटिव का, तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन एक क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या हो सकता है, विस्कस फोर्स। ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे विस्कस फोर्स क्या होती है। तो इज दैट क्लियर? चलिए, दूसरी बात, इसमें एक बात और बताइए, जब ये साइकिल ए से बी जाएगा तो मुझे बताइए फ्रिक्शन का वर्क किधर होगा, इधर। जब ये साइकिल ए से बी जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। बात समझ आ गई? और जब ये साइकिल वापस बी से ए आएगा तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए, ऐसा समझिए, मान लीजिए लोकेशन ए और लोकेशन बी, हम इसको F फोर्स लगा के X चलाते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये है अप्लाइड फोर्स, ये है फ्रिक्शन। तो जरा फ्रिक्शन का वर्क बताइए, वर्क किसका, फ्रिक्शन का, कहां, ए से बी। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180। क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के Fx। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी, ये हमने अब हम B से A लेकर आएंगे, B से A, तो ये अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो अब वर्क बताइए फ्रिक्शन का B से A। B से A क्या होगा, तो वही फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट और cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन तो अभी भी अपोजिट है इसके। तो कितना आएगा, माइनस Fx। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा A से B प्लस B से A। तो A से B का वर्क क्या है, माइनस Fx, और B से A का वर्क क्या है, माइनस Fx, यानी माइनस के 2Fx। तो प्यारे बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ का वर्क जीरो नहीं होता, कंजर्वेटिव के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होता। तो टोटल वर्क फॉर क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। यानी ए से बी गया और बी से ए आया, यानी जहां से चला वहीं आया वापस, लेकिन टोटल वर्क क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो क्या दोनों बातें समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? तो प्यारे बच्चों, एक बार हम इसको एब्रिवेट कर देते हैं टॉपिक को, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। Work done in closed path is zero. Work done in closed path is not zero. Example: gravitational force or electrostatic force, friction force or viscous force. So this is the topic: conservative and non-conservative.